Hello learners, I Dr. Prerna Mandhyan welcoming you all again in my YouTube channel #Inspire2Aspire. So the topic जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जेंडर रोल्स इन सोसाइटी थ्रू फैमिली, अर्थात समाज में जेंडर की भूमिका का निर्धारण करने में परिवार का क्या योगदान होता है। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फैमिली क्या होती है। परिवार वो प्रथम प्लेस या जगह होती है जहां लोगों को जेंडर रोल्स या जिसे आप जेंडर की भूमिका कह सकते हैं और जेंडर सोशलाइजेशन या समाजीकरण के बारे में पढ़ाया जाता है। ऐसा रिसमैन ने 1998 में कहा था। इसके अलावा आप ये देखते होंगे कि या आप इसको जानिए कि जेंडर बहुत ही कम आयु में सिखाया जाता है और यह परिवार से ही प्रारंभ होता है। अगर हम परिवार को एक संस्था के स्वरूप में देखें तो यह पेरेंट्स तथा उनके बच्चों का एक समूह है जो विवाह, रक्त अर्थात ब्लड तथा एडॉप्शन या गोद लेने से आबद्ध होता है या यूनाइटेड होता है। अर्थात एक परिवार विवाह के द्वारा, ब्लड रिलेशन के द्वारा और कभी कभी बच्चे को गोद लेने से भी जुड़ा होता है। आजकल तो सैरोगेसी का भी एक कॉन्सेप्ट आ गया है। परिवार के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, परिवार की विभिन्न संरचनाएं होती हैं। परिवार अपने मेंबर्स का फेंडरर अर्थात आघातों से बचाव का एक साधन होता है, अर्थात हर मुश्किल से बचाने वाला होता है, वो होता है परिवार। तथा जेंडर्ड सीमाओं के साथ साथ वह व्यवस्थित होता है। अगर जेंडर रोल्स की बात करें तो परिवार में किसी के लिंग के आधार पर फेमिनाइन अर्थात स्त्रीलिंग या जिसे आप स्त्रीयोचित कह सकते हैं तथा मस्कुलाइन अर्थात पुरुषत्व से जुड़ी हुई सामाजिक अपेक्षाओं का संबंध होता है। ऐसे बहुत से रूढ़िवादी विचार होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। समाज हमेशा ही ये अपेक्षा करता है कि बच्चे इन मानकों अर्थात ये जो सामाजिक नॉर्म्स बने हुए हैं इनका पालन करेंगे। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न रखती हूं कि व्हाट मेक्स इट रॉन्ग। आप सोचिए कि अगर एक लड़की ट्रक से खेलती है और लड़का डॉल से खेलता है तो इसमें गलत क्या है? इज एनीथिंग रॉन्ग इन दिस? नो, पर हमें फर्क पड़ता है और हम तुरंत बोल देते हैं कि लड़के डॉल से नहीं खेलते हैं, लड़कियां ट्रक से नहीं खेलती हैं, और यहीं से प्रारंभ हो जाता है परिवार का रोल। अभी हमने फैमिली स्ट्रक्चर की बात की थी, पारिवारिक संरचनाओं की बात की थी, तो विभिन्न पारिवारिक संरचनाएं प्रचलित हैं जो जेंडर रोल के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे सबसे पहले आता है टू पेरेंट अर्थात माता पिता, फिर आता है सिंगल पेरेंट यानी कि माता अथवा पिता, एक्सटेंडेड फैमिली यानी इस फैमिली में दादा दादी, नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स कहने का मतलब अंकल आंटी सब होते हैं, ब्लेंडेड फैमिली जिसमें एक कपल होता है और उनके प्रीवियस रिलेशनशिप से भी बच्चे होते हैं और वो सब मिलजुल के रहते हैं, स्टेप फैमिलीज ऐसा परिवार जिसमें से कम एक पेरेंट बायोलॉजिकली बच्चे का पेरेंट नहीं होता है या फिर बच्चे एडॉप्टिव होते हैं या एडॉप्ट लिए हुए होते हैं। एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है जो 1990 में आया था, वो है LBGT अर्थात लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। ये एक अम्ब्रेला टर्म है जो पर्टिकुलर इस कम्युनिटी के लिए संपूर्ण रूप में प्रयुक्त होता है। फिर आता है चाइल्ड फ्री फैमिलीज अर्थात जहां पर बच्चे ही नहीं होते हैं, ऐसा भी परिवार होते हैं। ये भारतीय संकल्पना की सिर्फ बात नहीं कर रहा है, ये जो हमारे फॉरेन में भी कल्चर है, फैमिली स्ट्रक्चर है, ये उसकी भी बात कर रहा है। अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन इन फैमिली। परिवार में संप्रेषण किस प्रकार से जेंडर रोल को निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभाता है। तो ये कम्युनिकेशन या संप्रेषण 3 प्रकार से होता है। पहला होता है पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन, दूसरा होता है चाइल्ड टू चाइल्ड कम्युनिकेशन और तीसरा होता है कपल कम्युनिकेशन। हम हर कम्युनिकेशन के बारे में अलग से पढ़ेंगे। जैसे पहला है पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन अर्थात अभिभावक बच्चे के साथ संप्रेषण। चाइल्ड के जन्म लेने से पूर्व ही पेरेंट्स चाइल्ड आइडेंटिटी को प्रभावित करने लगते हैं, जैसे जन्म से पहले की तैयारी,
इनफैक्ट आपको पता होगा कि बहुत सारे देशों में तो जेंडर रिवीलिंग पार्टीज होती हैं। हालांकि हमारे यहाँ भारत में ये बताया नहीं जाता जन्म से पूर्व, लेकिन बाहर बहुत सारे देशों में ऐसी पार्टी होती है। और ये तैयारी इस प्रकार की होती है, जैसे लड़की का रूम सजाने के लिए पिंक कलर का सब कुछ बनाया जाता है, लड़के का रूम सजाने के लिए, बेबी बॉय का रूम सजाने के लिए बहुत सारी चीजें ब्लू कलर की रंगी जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स इन्फ्लुएंस डालते हैं जेंडर आइडेंटिटी को निर्धारित करने में। इस कम्युनिकेशन का सबसे प्रमुख कार्य होता है कि उन सांस्कृतिक मानकों को पढ़ाना और मेंटेन करना। ये जो कम्युनिकेशन होता है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, उसका जो मेन काम है, जो मेन फंक्शन है, वो ये है कि लगातार चली आ रही जो सांस्कृतिक हमारी परंपराएं हैं उनको बच्चों को समझाना, पढ़ाना और उसको मेंटेन करना। फिर आ जाते हैं जेंडर नॉर्म्स एंड रोल्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और जेंडर भूमिकाएं लगभग स्क्रिप्टेड होती हैं, पहले से ही निर्धारित होती हैं, जो सदियों से चली आ रही हैं और मांग के अनुसार उनके विशिष्ट रोल निर्धारित कर लिए जाते हैं। दूसरा होता है चाइल्ड कम्युनिकेशन। इसमें भाई बहनों का बहुत प्रभाव पड़ता है। इनफैक्ट स्टडीज बताती हैं कि बड़े भाई होने पर जो छोटी बहनें होती हैं उनके स्वभाव में अधिकतर लड़कों वाला व्यवहार बहुत ज्यादा होता है। पेरेंट्स बच्चों को जेंडर स्पेसिफिक टॉयज देते हैं, जैसे लड़कों को गन देंगे, एवेंजर्स देंगे, और वहीं लड़कियों को सॉफ्ट टॉयज, टेडी बियर, इस प्रकार के टॉयज देते हैं। इसके साथ ही साथ बच्चे स्वयं भी जेंडर डिसाइड कर लेते हैं। वो स्वयं ये फील करने लगते हैं कि वो लड़के हैं, उनको इस तरह से बिहेव करना चाहिए, वो लड़की है, उसको इस तरह से बिहेव करना चाहिए। अब कपल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, डोमेस्टिक कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिकेशन। डोमेस्टिक कम्युनिकेशन को आप घरेलू संप्रेषण कह सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिकेशन को संघर्षात्मक संप्रेषण कह सकते हैं। जैसे डोमेस्टिक कम्युनिकेशन में क्या होता है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में घर का काम अधिक करते हैं, पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि चाइल्ड केयर में अर्थात बच्चों की देखभाल में दोनों का योगदान होता है। वहीं कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दोनों पार्टनर आपस में लड़ते हैं और कोई भी विड्रॉ नहीं करता, अर्थात कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि गलती किसकी है, और बाद में एक पार्टनर रूम को छोड़कर चला जाता है। ये कम्युनिकेशन होता है जो कहीं ना कहीं बच्चों पर प्रभाव डालता है। अब जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी, किस तरह से बच्चों का परिवार में पालन पोषण किया जाए कि वो जेंडर फ्लेक्सिबल रहें, उनमें मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो लड़के और लड़कियों का। घर के कार्य पेरेंट्स इसमें मिलजुल कर करते हैं तो इससे बच्चों पर प्रभाव पड़ता है कि कोई भी कार्य स्पेसिफिक नहीं होता, ये कार्य लड़के के लिए, ये कार्य लड़की के लिए, ऐसा नहीं होता। बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज में जो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया जाता है। जेंडर इंक्लूसिव टॉयज दिए जाते हैं। विचारणीय मुद्दों पर शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। ये सोचने के लिए साहस दिया जाता है, ये सोचने के लिए उसको प्रेरित किया जाता है कि आप जेंडर न्यूट्रल होकर सोचिए। डिफरेंट वैरायटी जो कि जेंडर स्पेसिफिक ना हो, एक्टिविटीज हो, डिफरेंट फ्रेंड्स जो जेंडर स्पेसिफिक ना हो, ऐसे फ्रेंड्स बनाने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। मतलब लड़की है घर में तो उसे मना नहीं किया जाता कि आप लड़के से फ्रेंडशिप ना करो। घर में लड़का है तो उसे इनकरेज किया जाता है कि आप लड़के और लड़की दोनों से फ्रेंडशिप करिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इस 9 मिनट में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि जेंडर रोल को निर्धारित करने में परिवार की क्या भूमिका होती है। आज का टास्क है, आपको क्या लगता है कि परिवार जेंडर रोल को निर्धारित करने में क्या रोल प्ले करता है? अपना आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए और अगर अच्छा नहीं लगता है तो फीडबैक दीजिए, पर कनेक्टेड रहिए और वीडियो को सुनिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।